हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिमेटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने सेकेंड क्लास में टॉपिक्स हैं कंजर्वेशन लॉस पे। एंड दिस इज क्लास 2 फॉर यूपी पीजीटी फिजिक्स। तो बेसिकली हमने 4 लॉज लिए हैं कंजर्वेशन लॉज। पहला कंजर्वेशन लॉ है अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जहाँ पे हम एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। सेकेंड वी हैव इज योर लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम एग्जैक्टली होता क्या है एंड किस तरह से इसका कंजर्वेशन होता है, तो उसके लॉ के बारे में देखेंगे। सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम के बारे में जानेंगे एंड जो कंजर्वेशन लॉ है एंगुलर मोमेंटम पे। देन लास्टली चार्ज, सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो ये जो है ये 4 लॉज हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। Before I start with my lecture, I would like to thank you all for watching the videos. इसी तरह से हमारे वीडियोस को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नए लोग हमारे इस फिमेटिक्स लर्निंग हब की फैमिली से जुड़ सके। ऑल्सो आपको क्लास के दौरान आई विल बी टेकिंग अप अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स जो आपको काफ़ी कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज न्यूमेरिकली मदद करेगा एंड कॉन्सेप्ट्स ईजिली आप समझ भी जाओगे, राइट? So do share the videos with the people around you. For latest updates and notifications आपको ज्वाइन करना होगा मेरा टेलीग्राम चैनल। आप मेरा फेसबुक पेज भी विजिट कर सकते हैं बाय द सेम नेम फिमेटिक्स लर्निंग हब। टेलीग्राम में आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे 11-12 फिजिक्स से रिलेटेड। आपको काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी वहाँ देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। लिंक्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। डू गो विजिट माय फेसबुक पेज एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विद द लॉज नाउ। सबसे पहला है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे हम देखते हैं किस तरह से एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड रहती है। एग्जैक्टली लॉ कहता क्या है। अब लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ये यही कहता है कि भाई एनर्जी जो है कंजर्व रहती है। देखते हैं एग्जैक्टली स्टेटमेंट है क्या। सो ये लॉ जो है वो स्टेट करता है कि एनर्जी जो है ना ही क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, ना ही हम उसे बना सकते हैं ना ही हम उसे खत्म कर सकते हैं। बट लेकिन हम एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पे यही चीज है कि एनर्जी ना बन सकती है ना बिगड़ सकती है, मीन्स ना फिनिश हो सकती है, बट हम उसको एक फॉर्म से या एक काइंड से दूसरे काइंड में फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में आप इस लॉ को कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी जो होती है, ओके, ओवरऑल जो नेट एनर्जी है या टोटल एनर्जी है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की, ओके। अब सिस्टम हो सकता है सिंगल पार्टिकल हो, सिस्टम ऑफ लाइक यू कैन हैव अ लॉट ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर। सिस्टम तो कोई भी हो सकता है। तो पहले समझते हैं आइसोलेटेड वर्ड की मीनिंग क्या है। अगर मान लीजिए कि ये कोई सिस्टम है, अब इसे आइसोलेटेड हम कब कहेंगे? हम इसे आइसोलेटेड तब कहेंगे जब ना ही इसमें कोई चीज एंटर करे ना ही इससे कोई चीज बाहर जा सके। आइसोलेटेड सिस्टम है, नथिंग कैन एंटर इनटू दिस सिस्टम, ना ही कोई चीज लीव करके जा सकती है। ये सिस्टम जो है वो पूरी तरह से आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड सिस्टम है ये, ओके। ना ही कोई मास इसमें एंटर कर सकता है ना ही कोई मास इससे बाहर निकल के जा सकता है। ये बिल्कुल आइसोलेटेड है। तो यही मतलब होता है आइसोलेटेड सिस्टम का, कुछ भी नहीं होगा इसके आसपास, ये सिंपली आइसोलेशन में रहेगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है, अब आइसोलेटेड सिस्टम आप या तो 2 पार्टिकल का ले लीजिए, 3 पार्टिकल्स का ले लीजिए या n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का ले लीजिए। तो आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल एनर्जी है, ओके, टोटल एनर्जी क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इट रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा सेम रहने वाला है। जो जितनी एनर्जी थी उतनी एनर्जी रहेगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी। आइसोलेटेड सिस्टम के केस में यही होता है। तो दिस इज व्हाट वी हैव। तो आप इसको इस तरह से भी बता सकते हो या इस तरह से भी बता सकते हो। ये 2 स्टेटमेंट्स आपको याद रखना है ताकि जब यूपी पीजीटी फिजिक्स के पेपर में आपको अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड कोई चीज पूछ ली जाए या कुछ इस तरह से डेफिनेशन का एग्जैक्ट पूछ लिया जाए कि कौन सा करेक्ट है, तो आपको ये दोनों स्टेटमेंट्स ध्यान में रखने होंगे ताकि आप जो है सही ऑप्शन टिक कर सको। देन अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो सबसे सिंपल है। मान लीजिए
अगर कोई बॉडी है जो कि फ्री फॉल कर रही है, राइट, एनी बॉडी विच इज फ्री फॉलिंग, फ्री फॉलिंग का मतलब है जो कि सिंपली गिर रही है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे आई सिंपली ड्रॉ अ बॉडी हियर। अब यहाँ पे आई लेट्स टेक अ बॉल हियर। अब मान लीजिए कि एक हमने ली बॉल को हमने जो है अभी यहाँ पे पकड़ के रखा हुआ है कुछ हाइट पे। ओके, दिस इज सम बॉल। ओके, ये कुछ हाइट पे है। मान लीजिए ये सरफेस है अर्थ का, दिस इज योर हाइट एच, ये हाइट एच है बॉल की, हाइट एच पे हमने बॉल को पकड़ के रखा है। ओके, अब क्योंकि पोजीशन है, ये कुछ हाइट पे हमने इसको ऑलरेडी पकड़ के रखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसकी पोजीशन की वजह से, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है, कुछ हाइट के ऊपर है, लाइक एट अ सर्टेन हाइट ये बॉल रखा हुआ है, तो इसके पास कौन सी एनर्जी है, इसके पास है सिंपली योर पोटेंशियल एनर्जी। सो अब बॉल के पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी कब होती है, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से होती है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदल दो या सर्टेन हाइट पे रख दो, पोजीशन ही चेंज कर दोगे, तो उस केस में आपका यहाँ पे होता है पोटेंशियल एनर्जी। अब मान लीजिए हमने बॉल को ड्रॉप कर दिया, सिंपली छोड़ दिया अपने हाथ से। अब ये क्या होगा, ये बॉल गिरने लगेगी। अब ये गिरने लगेगी, ठीक है। तो पहले तो वो एकदम रुकी हुई थी, रेस्ट पे थी, हमने उसको पकड़ के रखा होता है। जैसे ही हमने उसको छोड़ा, अब बॉल जो है नीचे गिरने लगेगी, इस तरह से नीचे गिरने लगेगी। ये वेरियस पोजीशंस में दिखा रही हूँ यहाँ पे। भाई कुछ देर बाद यहाँ आएगी, मान लीजिए टाइम t1 पे यहाँ पे है, टाइम t2 पे यहाँ पे है, तो ये गेंद गिरने लगेगी। ओके, अब जब ये फॉल करने लगेगा तो आप देख रहे हैं उसमें क्या आ गया, मोशन आ गया है। ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ का, अर्थ इसको अपनी तरफ खींचेगी जैसे उसको हम ड्रॉप करेंगे अपने हाथ से। अब इसके पास कौन सी एनर्जी आ गई है, ड्यू टू इट्स मोशन। अब ये बॉल मोशन में है, मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी, के मैंने लिखा है सिंपली, के मीन्स काइनेटिक एनर्जी, पीई मीन्स पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी है ड्यू टू इट्स मोशन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी है अब किस में, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सिंपली फ्री फॉलिंग बॉडी में सिंपली पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी अगर मुझे फाइंड आउट करना पड़े तो टोटल एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी किस तरह से आएगी, भाई हम दोनों एनर्जीज का सम ले लेंगे, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हियर। ओके, दिस इज व्हाट आई हैव, ये है टोटल मैकेनिकल एनर्जी, लेट मी जस्ट राइट इट हियर। ओके, ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी है जो कि सम है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का। तो लॉ के अकॉर्डिंग वही चीज मैंने बताई है कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में। तो ये तो पहला स्टेटमेंट जो मैंने कहा था वही हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कहा था मैंने, टोटल एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए, दैट इज ये जो ड्यूरिंग इट्स होल जर्नी, पूरे जर्नी के दौरान या लाइक एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स मोशन, किसी भी पॉइंट पे ले लीजिए, इस पॉइंट पे ले लीजिए टाइम t1 पे, या इस टाइम पे ले लीजिए टाइम t2 पे जब बॉल और नीचे आ चुका है, किसी भी पॉइंट पे लीजिए, वहां पे जो टोटल एनर्जी होने वाली है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी इस बॉल की, वो कांस्टेंट रहने वाली है। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी और दी टोटल एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन व्हाट, कांस्टेंट एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। तो ये हो गया। देन उसी तरह से अगर हम बात करें ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम की, तो वहां पे भी कुछ कन्वर्जन होता है पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक में या काइनेटिक का पोटेंशियल में। लेट अस सी किस तरह से होता है। नाउ अब हम कंसीडर करेंगे सिंपली आपका एक पेंडुलम मान लीजिए। ऑब्वियसली सिंपल पेंडुलम किस तरह से होगा, यहाँ पे हमने एक रिजिड सपोर्ट लिया, सिंपली यहाँ पे एक रस्सी बांधी और यहाँ पे एक बॉब लटका दिया, ये सिंपल पेंडुलम बन गया, राइट। अब यहाँ पे ये इसका कुछ, भाई ये रुका हुआ है तो मी अभी इस मेन पोजीशन पे रुका हुआ है। ऑब्वियसली यहाँ से आप क्या करोगे, इसको ऐसे इस तरह से पकड़ के आप ऑन दी अदर साइड लेके जाओगे, तो कुछ इसकी पोजीशन जो है इस तरह से हो जाएगी। भाई ये थोड़ी, जब आप इसको थोड़ी हाइट पे लेके जाओगे, स्ट्रेच करोगे तो ऐसी आ जाएगी। जैसे मैंने इसको पकड़ा, मैंने इसको इस पोजीशन में रखा, जैसे मैंने इसको ड्रॉप किया, तो जैसे मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ था, तो इस पोजीशन पे जो था इसके पास थी पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे ही मैंने उसको छोड़ा इस बॉब को,
या सिंपल पेंडुलम को, तो क्या हुआ, ये इस डायरेक्शन में आने लगा, मीन पोजीशन की तरफ आने लगा। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी पहले था ड्यू टू इट्स पोजीशन, जो कि कन्वर्ट हो गया इनटू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये मोशन में आ गया छोड़ते ही इसको। फिर उसी तरह से ये इस तरह से आएगा, दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन में जाएगा, यहां रहेगा, राइट। तो ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। एक्सट्रीम पॉइंट्स पे जब ये बॉब रहता है तो ये पोटेंशियल एनर्जी बनी रहती है। जैसे ये एक्सट्रीम पोजीशन को छोड़ते हैं मीन पोजीशन की तरफ आती है तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। तो पोटेंशियल का काइनेटिक में कन्वर्ट होता है। अगेन मीन पोजीशन पे आ गया, अगेन ये यहाँ से जाएगा इस तरफ, क्योंकि एक बार जब आप इसको सिंपली स्ट्रेच करके छोड़ दोगे तो वो अपने आप ऐसे जो है ऑसिलेट करने लगेगा, लाइक दिस इट इज गोइंग टू ऑसिलेट लाइक दिस। सो यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, फिर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे देखिए कन्वर्जन बना हुआ है। तो ये मोशन कुछ इस तरह से होता रहेगा, राइट। सो in this example also, oscillation of your simple pendulum, conservation of energy, law of conservation of energy is being followed, right? So this is what I have under this topic, law of conservation of energy. Examples मैंने आपको बता दिए हैं। I hope अब आपको बहुत easy होगा समझना जो terms इसमें हमने इस्तेमाल किया, isolated system क्या होता है, kinetic energy क्या है, potential energy क्या है। I hope this thing is very much clear to you. So now let us talk about the second law, जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो वर्ड है यहाँ पे लीनियर मोमेंटम। ओके, पहले तो समझते हैं लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या होता है। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मोशन है, मीन्स इफ देर इज एनी बॉडी, ऑब्वियसली उसका मास होगा और उसको मान लीजिए हम किसी वेलोसिटी से मूव कराते हैं, तो ये जो मास और वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन है, इनफैक्ट जो प्रोडक्ट आता है उसी को हम कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो ये सिंपली एक इम्पैक्ट को दर्शाता है कि कितना ज्यादा इम्पैक्ट किसी चीज पे पड़ सकता है। सो बाय फॉर्मूला अगर मैं बात करूं लीनियर मोमेंटम की, इसे डिनोट किया जाता है स्मॉल पी से, एंड इट इज गिवन एज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ओके, मास इनटू वेलोसिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेट मी टेल यू, क्योंकि आपका जो वेलोसिटी है वो वेक्टर है, तो मोमेंटम का भी अपना एक डायरेक्शन होता है। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में आपका मोमेंटम होता है। सो दिस इज व्हाट आई हैव ओवर हियर। सो मोमेंटम इज सिंपली इन सिंपल टर्म्स, आम शब्दों में इम्पैक्ट को दर्शाता है। सो वो ये तो रही बात डेफिनेशन की। अब बात करते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, किस तरह से मोमेंटम जो है कंजर्व होता है। तो आपने जब न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा होगा तो आपने एक स्टेटमेंट देखा होगा। मैं न्यूटन सेकेंड लॉ को सिंपली लिख देती हूँ, जो कि सिंपली आपका है दैट इज फोर्स। ये जो एक्सटर्नल फोर्स होता है, इट इज बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ योर मोमेंटम dp बाय dt। ओके, ये स्टेटमेंट आपने देखा होगा। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है, दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ। यहीं से आता है आपका ये स्टेटमेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे। अब इसको अप्लाई करेंगे इसमें कि किस तरह से है। ये स्टेटमेंट है क्या, पहले वो देखते हैं। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है किसी बॉडी या सिस्टम पे, बाहरी कोई फोर्स नहीं लग रहा है किसी बॉडी या सिस्टम पे, तब जो बॉडी का लीनियर मोमेंटम होगा, यहाँ पे हमने वर्ड यूज इस्तेमाल किया है लीनियर का, इसका मतलब हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं। तो लीनियर मोमेंटम जो होगा दैट इज स्मॉल p, वो हमेशा कांस्टेंट होने वाला है। अब इसको हम अप्लाई करते हैं यहीं पे। हमने क्या कहा कि अगर किसी बॉडी पे, कोई बॉडी है जिस पे लगने वाला फोर्स, इनफैक्ट कोई फोर्स है ही नहीं, जीरो फोर्स है, मींस F क्या हो जाएगा आपका जीरो। सिंपली F इज गोइंग टू बी जीरो। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, F की जगह जीरो लिख सकती हूँ। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लग रहा है, मींस F हो जाएगा आपका जीरो। अब देखिए, अगर आपका F जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि भाई आपका जो dp बाय dt है ये जीरो हो गया। एक्सटर्नल फोर्स या फोर्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। भाई मोमेंटम जो है वो किस तरह से बदलता है टाइम के हिसाब से, यही है इस इक्वेशन की मीनिंग न्यूटन सेकेंड लॉ से। तो अगर फोर्स एक्सटर्नल, कोई फोर्स लगेगा ही नहीं किसी बॉडी पे, तो F जीरो मतलब अब राइट हैंड साइड भी जीरो हो जाएगा, dp बाई dt भी जीरो हो गया। अब मोमेंटम का डेरिवेटिव जीरो हो गया, इसका मतलब, और ये केस कब होता है, जब आपका
जो है एग्जैक्टली ये कांस्टेंट हो। डेरिवेटिव का जीरो होना मतलब जो आपने वेरिएबल इस्तेमाल किया है वो एग्जैक्टली क्या है, कांस्टेंट है, नॉट अ वेरिएबल इट इज। dp बाई dt का जीरो होना यही शो करता है कि जो p है, मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है सिंपली। ओके, मोमेंटम इज कांस्टेंट ओवर हियर। तो यहां से हमने इस चीज को जान लिया है फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। सो यही लॉ है। अब एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, राइफल, राइट। राइफल या आप सिंपली कोई भी बंदूक लीजिए, आप उसको फायर करेंगे, ऑब्वियसली बुलेट्स होंगे उसके अंदर। मान लीजिए कोई राइफल है, मैंने जस्ट ड्रॉ किया है, जस्ट एक पिक्चराइजेशन के थ्रू आपको समझाने के लिए। मान लीजिए ये कोई गन है या राइफल है जिससे क्या किया गया है, जिसके अंदर बुलेट है। तो यहाँ मैंने गन के मास को कैपिटल एम लिया है, एंड जो बुलेट है, ये बुलेट है, बुलेट के मास को स्मॉल एम लिया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए शुरुआत में तो ऑब्वियसली बुलेट को फायर नहीं, फायरिंग नहीं हो रही है, गन जो है सिंपली रेस्ट पोजीशन पे है, सो फायरिंग नहीं की है हमने। सो इनिशियल केस में यहाँ पे जो बुलेट है एज वेल एज जो गन है ये रेस्ट पे है, तो दोनों की वेलोसिटीज भी जीरो होने वाली है, इनिशियल वेलोसिटीज। तो ये कंप्लीट सिस्टम है। सेकेंड केस में हम क्या करने वाले हैं, अब इसको फायर करेंगे। जैसे आप इसको फायर करोगे तो होगा क्या कि जो आपका बुलेट है वो बाहर निकल के आ जाएगा, ऑब्वियसली इट विल कम आउट ऑफ दिस, बाहर निकल के आएगा। तो ऑब्वियसली ये जो बुलेट है वो मूव करने लगेगा विथ सम वेलोसिटी, सपोज स्मॉल v। अब शुरुआत पे अगर मैं बात करूं मोमेंटम की, तो भाई वेलोसिटी तो कुछ है ही नहीं, रुका हुआ है, तो वेलोसिटी जब जीरो है, जब वेलोसिटी ही जीरो है तो मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। तो इस केस में आपका इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस सिंपली रेस्ट पे है। सो जो आपका इनिशियल मोमेंटम होगा it is zero here in this case now। फाइनल मोमेंटम क्या है देखते हैं। जैसे ही हमने फायर किया, बुलेट जो था वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया विद वेलोसिटी v। नाउ अब यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लगाना है। सो इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम, कि भाई शुरुआत में तो मोमेंटम जीरो था, बाद में भी तो मोमेंटम जीरो ही होना चाहिए, वरना ये कंजर्वेशन लॉ तो फॉलो ही नहीं करेगा। सो इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। शुरुआत में अगर मोमेंटम जीरो है तो बाद में भी मोमेंटम जीरो होना चाहिए। जैसे ही बुलेट जो है इस गन से निकलता है ड्यूरिंग द फायरिंग, तो ये मूव करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v। तो इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम, मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, ताकि फाइनल मोमेंटम भी जीरो आए, ये जो गन है या राइफल है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगा। मान लीजिए ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है विद वेलोसिटी कैपिटल V। ओके, तो दिस इज व्हाट आई हैव। इस केस में भी फिर आपका फाइनल मोमेंटम जीरो आ जाएगा। ओके, तो मोमेंटम कंजर्व कराने के लिए कि भाई फाइनल मोमेंटम भी जीरो आए, इस गन को बैकवर्ड डायरेक्शन में कुछ इस वेलोसिटी से मूव करना होगा ताकि फाइनल मोमेंटम भी जीरो बन जाए। तो यही है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम हम बात करें यहाँ पे पर्टिकुलरली अबाउट दिस। सो दिस इज व्हाट आई हैव अंडर द हेडिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आई होप दिस टॉपिक इज वेरी मच क्लियर टू यू। नाउ लेट अस टॉक अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे हम कुछ एंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था लीनियर मोमेंटम जो कि स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, तो लीनियर आता है जब भी आपका स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। लीनियर मोमेंटम हम उस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, पर जब ऑब्जेक्ट्स मान लीजिए रोटेट करना शुरू कर दिया किसी एक्सिस के अलोंग, जो है सिंपली जो है बॉडी रोटेट कर रही है, उस केस में बॉडी के पास जो होता है उसका अपना एक एंगुलर मोमेंटम होता है, क्योंकि अब यहाँ पे हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं। तो सिंपली आपका एंगुलर मोमेंटम क्या है, एक रोटेशनल वर्जन है लीनियर मोमेंटम का। पर स्ट्रेट लाइन हुआ तो लीनियर मोमेंटम कहा, रोटेशन हुआ तो हमने उसको एंगुलर मोमेंटम कहा। ओके, सो दिस इज व्हाट द थिंग इज। तो यहाँ पे अगर हम बात करें लॉ की, जब कभी कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉडी है, मान लीजिए वो रोटेट कर रही है, भाई ये कोई एक्सिस है, ये एक लाइन है, एक्सिस है जिसके अलोंग कोई एक बॉडी रोटेट कर रही है, ये एक्सिस है, इसके अबाउट एक बॉडी रोटेट कर रही है। तो जब बॉडी रोटेट करती है किसी भी एक्सिस के अबाउट, एक्सिस के आसपास चक्कर लगाती है, तो उसका अपना एक रोटेशनल इनर्शिया होता है। इनर्शिया अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ, ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी को टू रेजिस्ट अ चेंज, अपने में बदलाव लाने से रोकना।
ओके, ये इनर्शिया होती है कि भाई हम अपने में कोई बदलाव नहीं लाने वाले, क्योंकि हमारे में तो कूट कूट के इनर्शिया भरा हुआ है। पढ़ाई करनी है बट पढ़ने का मन नहीं है, तो इनर्शिया भरा हुआ है कूट कूट के हमारे अंदर। तो दैट इज व्हाट मैंने बड़ा इजी वे में समझाने की कोशिश की। इनर्शिया बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जिस वजह से बॉडी को वो उस अपने में बदलाव लाने से रोकता है। स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ जो भी है, स्टेट ऑफ मोशन, भाई अगर कोई बड़ा सा पत्थर है, उसका मास बहुत ज़्यादा है, अगर आप उसको धीरे से किक भी करोगे ना तो वो हिलने नहीं वाला, क्योंकि वो उसकी इनर्शिया है। इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया वही प्रॉपर्टी हुई जिसकी वजह से वो स्टोन, वो जो बड़ा पत्थर है, अपने अंदर कोई बदलाव नहीं लाने वाला। बट यहाँ पे अगर हम बात करें रोटेशन की, तो कोई भी बॉडी अगर एक एक्सिस के अबाउट घूम रही है तो उसके पास कौन सा इनर्शिया होता है? रोटेशनल इनर्शिया होता है। अब रोटेशनल इनर्शिया कहें चाहे हम उसको कहें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से डिनोट करेंगे, तो तब आ जाता है रोल किसका? एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम एसोसिएट हो जाता है, जिसको हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। सो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो है I into W। एक्चुअली दिस इज नॉट W, व्हाट आई सेड, दिस इज ओमेगा बेसिकली ओवर हियर। सो ये जो ओमेगा है, दिस इज योर एंगुलर स्पीड। जैसे अगर कोई बॉडी चल रही है तो उसकी अपनी एक स्पीड होगी ना, स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो उसकी अपनी एक स्पीड है। बट यहाँ पे तो बॉडी घूम रही है, तो कौन सी स्पीड है? इसके पास एंगुलर स्पीड है, क्योंकि ये रोटेशन कर रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर स्पीड विच इज योर ओमेगा हियर। तो ये तो हुआ फॉर्मूला। अब लॉ क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? वो ये कहता है सिमिलरली जैसे आपने लीनियर मोमेंटम में किया था, यहाँ पे उसी का मिलता जुलता स्टेटमेंट है, बट वर्ड हम इस्तेमाल करने वाले हैं, फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा, लीनियर मोमेंटम की जगह आपका एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का। तो अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता किसी भी बॉडी पे या किसी भी सिस्टम पे, तो उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ओके, सो यही है आपका स्टेटमेंट इन योर दिस कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, टॉर्क वो फोर्स है जो घुमावदार फोर्स है, उसको घुमाने की कोशिश करेगा। तो ये सिंपल सीधा सीधा लगने वाला फोर्स नहीं है, ये वो फोर्स है जो उसको घुमाने की कोशिश कर रहा है। उस केस में हम इस्तेमाल करेंगे टॉर्क का। टॉर्क एक तरीके का फोर्स ही है। टॉर्क बेसिकली मूवमेंट होता है आपका किसका? फोर्स का, जो कि सिंपल स्ट्रेट लाइन में लग रहा है। इसी वजह से हम इस टॉर्क को कई बार इस तरह से लिखते हैं, टॉर्क इज बेसिकली R क्रॉस F, दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स। फोर्स का मोमेंट जब हमने निकाला, दैट इज योर टॉर्क है। सो दिस इज व्हाट आई हैव इन द स्टेटमेंट। तो ये तो हो गया स्टेटमेंट की बात। अब बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपको पता है प्लैनेटरी मोशन जो है, राइट, सन है, सोलर सिस्टम है, सन के अराउंड हर कोई प्लैनेट घूम रहा है अपने एक्सिस पे। अब कोई भी चीज़, कोई भी हेवनली बॉडी या कोई भी प्लैनेट मान लीजिए सन के करीब आना चाहता है अगर, ओके, सपोज दिस इज सन, ओके, and any planet, suppose any planet is trying to come near it, although it is moving in its own axis, जैसे उसके करीब आता है, कोई मीटियोर हो गया या कोई भी चीज़ हेवनली बॉडी जैसे इसके करीब आने लगता है, तो होता क्या है कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस चाहे प्लैनेट बुलाए या कोई भी हेवनली बॉडी बुलाए, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटने लगता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटने लगता है जैसे ही वो प्लैनेट या कोई हेवनली बॉडी अप्रोच करता है सन को, सन के करीब आने की कोशिश करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट रहा है, तो होता क्या है, अब क्योंकि करना क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो होगा क्या, जो एंगुलर स्पीड है, एंगुलर स्पीड बढ़ने लगेगी। ओके, आई घटा तो ओमेगा बढ़ने लगा, जिस वजह से क्या होगा, आपका जो एंगुलर मोमेंटम है उस बॉडी का, वो कांस्टेंट का कांस्टेंट बना रहेगा। ओके, दिस इज व्हाट आई हैव। उसी तरह से कोई टॉर्नेडो है, टॉर्नेडो आपने देखा होगा अगर, तो टॉर्नेडो जो बड़ा घूमता हुआ चला आता है, ऐसा तूफान है ये। तो टॉर्नेडो में भी होता है यही चीज़ है कि जो एयर है वो अंदर की तरफ रशन करती है, एयर सिंपली रशन इनसाइड योर टॉर्नेडो। ओके, तो इफ दिस इज योर टॉर्नेडो हियर, तो होगा क्या कि जो एयर है वो अंदर की तरफ आने की कोशिश करेगी, एयर जो है अंदर की तरफ आने की कोशिश करेगी, जिस वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगेन क्या होगा,
उस टोर्नेडो का घट जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाएगा, जिस वजह से अब एंगुलर स्पीड को बढ़ना पड़ेगा। मींस इसकी अब जो घुमावदार वाली स्पीड है वो बढ़ती चली जाएगी। ओके, जिस वजह से इसका जो ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट का कांस्टेंट बना रहेगा, राइट। सो दिस इज व्हाट आई हैव अंडर द हेडिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंड आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट वन, जो कि है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। ओके, सो चार्ज और इलेक्ट्रिफिकेशन किसी भी बॉडी की हो सकती है अगर हम रबिंग करें, जो कि सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड जिससे आप किसी भी अनचार्ज बॉडी को इलेक्ट्रीफाई या चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे मेन हमारा कंसर्न है अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। लॉ ये कहता है कि जो टोटल चार्ज है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की, अगेन आइसोलेटेड सिस्टम वही है जिसमें ना कोई मास एंटर कर सके ना जिससे कोई मास बाहर जा सके, तो कोई आइसोलेटेड सिस्टम है उसका जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट या सेम बना रहता है, जितना भी चार्ज है वो कांस्टेंट रहने वाला है। इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो कॉल इट कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ओके, ना आप उसको क्रिएट कर सकते हो ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जिस तरह से मैंने एनर्जी में यही स्टेटमेंट इस्तेमाल किया था, तो ये दो बेसिक स्टेटमेंट्स है जो आप कंजर्वेशन लॉ में इस्तेमाल करते हो। तो ना ही आप इलेक्ट्रिक चार्ज को बना सकते हो ना ही उसको सिंपली बिगाड़ सकते हो या फिनिश कर सकते हो। सो दिस इज द सेकेंड स्टेटमेंट हियर। चार्ज जो शुरुआत में था, चार्ज बाद में भी उतना ही रहेगा चाहे कोई भी प्रोसेस हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ, दिस इज योर यूरेनियम न्यूक्लियस। अब यहाँ पे हमने लिया है सिंपली हम फिजन, ये फिजन का प्रोसेस है जहाँ पे हम देखने वाले हैं फिजन ऑफ दिस यूरेनियम न्यूक्लियस बाय अ न्यूट्रॉन। तो देखते हैं कि इस प्रोसेस में होता क्या है, राइट। सो जैसे ही यहाँ पे फिजन होती है यूरेनियम न्यूक्लियस की बाय और न्यूट्रॉन, सो इट गेट्स जस्ट डिवाइडेड और टूट पड़ता है। ये किस में टूटता है? बेरियम में, क्रिप्टन में, एंड 3 और न्यूट्रॉन्स निकल के आ जाते हैं और सम एनर्जी इज गेट रिलीज्ड ओवर हियर। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का फॉलो हो रहा है। तो शुरुआत में देखते हैं क्या चार्ज है। यहाँ पे चार्ज है 0 न्यूट्रॉन पे, और यूरेनियम पे जो है दैट इज 92। मीन्स यहाँ पे तो टोटल है 92 का लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में देखते हैं, यहाँ पे बेरियम पे है आपका 56, ऑन दिस क्रिप्टन यू हैव 36, ऑब्वियसली यू नीड टू ऐड, राइट, प्लस 3 न्यूट्रॉन्स हैं और न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या है 0, तो 3 into 0 हियर। तो टोटल आप कर लो, यहाँ पे भी आपका आएगा सिंपली 92 हियर, राइट, 92 हियर। सो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 92 था, राइट हैंड साइड पे भी 92 था, मीन्स ये दोनों इक्वल हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो चार्ज जो है वो कांस्टेंट है, कंजर्व है। शुरुआत में भी चार्ज 92 था, बाद में भी 92 आया है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल जहाँ पे आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देख सकते हो फॉलो हो रहा है, राइट। सो ये जो थे आज के टॉपिक्स थे, जितने भी मैंने आपको स्टेटमेंट्स बताए हैं कंजर्वेशन लॉ से रिलेटेड या एग्जाम्पल्स बताए हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको एमसीक्यूज में मिल सकते हैं। सो डू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली according to the syllabus, and whatever I am teaching during the class, do follow the things accordingly here. आप सबसे मैं मिलूंगी अब एक नेक्स्ट वीडियो पे, कुछ देखेंगे, कुछ टेस्ट सीरीज करेंगे, देन we'll also do new topics उसके बाद। So see you all in the next turn. तब तक के लिए thank you so much everyone.